हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज आप सुनने वाले हैं द इरेगुलर सीरीज़ के एपिसोड 6 का नरेशन। सीरीज़ के पिछले एपिसोड का नरेशन आपको आई बटन में मिल जाएगा और आप चाहे तो चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। सीन ओपन होता है लियोपोल्ड और बिएट्रिस को दिखाते हुए जो हॉस्पिटल के कमरे की तरफ छुप कर नज़र रखे हुए थे। कमरे के अंदर से वॉटसन बाहर आता है जो कि कुछ घबराया हुआ सा लगता है और कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिएट्रिस और लियो अंदर जाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं जिसमें से किसी का दाहिना कान गायब था, किसी का बाईं आंख गायब थी और किसी के पैर गायब थे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के और भी कई सारे अंग गायब हो चुके थे, हालांकि वो फिर भी जिंदा थे। लियो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता है जिसके अनुसार जब उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाया गया था तब उनका बहुत कम खून गिरा था, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। बिएट्रिस को शेरलॉक द्वारा बताया गया उनका लास्ट केस याद आता है जिसमें भी इसी तरह के लोगों को बॉडी के पार्ट्स गायब किए गए थे और उनके घाव भी भर चुके थे। बिएट्रिस को याद आता है कि शेरलॉक ने मेंशन किया था कि स्नोडोनिया हॉकविड नाम के एक जड़ी बूटी को इस्तेमाल किया गया था और वो इस बारे में लियो को बताती है। इसका मतलब ये था कि कलेक्टर सालों बाद अब वापस लौट आया है। सीन चेंज होता है और सभी दोस्त अब घर पर आ चुके थे और इस केस के बारे में बात कर रहे थे। हॉस्पिटल के नर्स के अनुसार ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए थे जिसमें लोगों के ऑर्गन्स गायब थे। बिली कहता है कि कल रात शहर में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स पैदा हुए थे, तो इस केस के बारे में क्या खास बात है। बेट्रिस समझाती है कि ये शेरलॉक के आखिरी केस की तरह ही है। लियोपोल्ड कहता है कि शायद कोई बॉडी पार्ट्स को चुरा कर एक नया इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि सालों पहले जब दरवाज़ा खुला था तब उसे शायद शक्तियाँ मिली होगी और फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया था, और अब जब वापस वो दरवाज़ा खुला है तो ये सब कुछ वापस शुरू हो गया है। बिली पूछता है कि इस केस के दरवाजे को खुलने से क्या लेना देना, और वैसे भी जैसी अपने सपने में उससे नहीं ढूंढ पा रही है। बिएट्रिस कहती है कि शहर में इतने सारे केस हो रहे हैं, फिर भी वॉटसन को इसी केस में दिलचस्पी क्यों है। स्पाइक्स पूछता है कि तुम्हारे पास केस की कोई इन्फॉर्मेशन है, जिस पर बेट्रिस कहती है कि शेरलॉक वाले केस में एक खास पौधे का इस्तेमाल हुआ था, स्नोडोनिया हॉकविड का, और वॉटसन ने इस बारे में किसी एक्सपर्ट से बात की थी जिसका नाम एडिथ डुबोय है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। बिली उनके साथ जाने से मना करता है और वो वहाँ से चला जाता है। बेट्रिस उसका पीछा करती है और उसे विक के बारे में बात करती है जिसकी वजह से बिली काफ़ी डिस्टर्ब था। बेट्रिस उसे समझाती है और उसे मना लेती है। अब सीन फोकस करता है लियोपोल्ड पर जो टाउन हॉल जा रहा था एडिथ डुबोय के एड्रेस को ढूंढने के लिए, पर बाहर वो गली में पैलेस के गार्ड्स को देखता है तो वो एक बार में जाकर छुप जाता है, पर वहाँ पर उसका नौकर पहले से मौजूद था। वो लियोपोल्ड को समझाता है कि वो यहाँ के लिए नहीं बना, उसे पैलेस में होना चाहिए था, पर लियोपोल्ड कहता है कि मैं यहीं के लिए बना हुआ हूँ, यहाँ मेरे दोस्त थे। तो नौकर कहता है कि वो अगर तुम्हारे दोस्त थे तो ये भी जानते होंगे कि आप कौन हैं। लियो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं कभी प्रिंस नहीं बनूंगा, ना किसी से मिलूंगा, ना अपनी माँ से भी मिलूंगा कभी। वो पूछता है कि मेरी मॉम ने कैसे रेक किया था जब उन्हें ये पता चला कि उनका नाजुक बीमार बेटा घर से चला गया है। उसका नौकर कोई जवाब नहीं देता। इससे लियो को समझ आ जाता है कि उसकी माँ को अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है। अब लियो उसे धमकाता है कि अगर उसने ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगा कि तुम कितने निकम्मे हो, और फिर तुम रानी के लिए काम ही नहीं करोगे तो लोगों के सामने अपना रौब कैसे झाड़ोगे। लियो कहता है मैं तब वापस आऊँगा जब मेरी मर्जी होगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीन अब आता है शेरलॉक पर जो वॉटसन के घर आया हुआ था, पर वो वहाँ नहीं था। शेरलॉक एक बुक निकालता है जिसके अंदर उसने ड्रग्स छुपा रखे थे। वो वहाँ पीछे आईने में जैसे को देखता है तो डर जाता है। शेरलॉक पूछता है कि वो अंदर कैसे आई, तो वो बताती है कि बेट्रिस ने एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। जैसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और यहीं पर सीन कट होता है। सीन अब शिफ्ट होता है बेट्रिस, बिली, स्पाइक्स और लियोपोल्ड पर। सभी लोग एडिथ डुबोय के घर पहुंचते हैं और उन्हें लगता है जैसे वहां पर पहले कोई आ चुका था, क्योंकि घर के दरवाजे का कांच टूटा हुआ था। उन्हें समझ आ जाता है कि वहां पर वॉटसन आया था।
इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वॉटसन इस लेडी को मिलने के लिए इतना डेस्परेट क्यों था। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वॉटसन ने काफ़ी चीज़ें उलट पुलट कर दी थी और वो कुछ ढूंढ रहा था। बीट्रिस को एक एल्बम मिलता है जिसमें एडिथ और उसके हस्बैंड की फ़ोटोज़ थी। उसका हस्बैंड व्हीलचेयर पर था, मतलब वो बीमार था। अंदर के कमरे से बिली सभी को बुलाता है। उसे एक डायरी मिली थी जिसमें 19 अगस्त की एंट्री थी, जिसमें एडिथ ने लिखा था कि शुक्र है इस बार बीमारी ने सिर्फ हाथों और पैरों पर हमला किया है। उनके पैरों और हाथों की उंगलियां काली पड़ रही है। ये सब उसने उसके हस्बैंड के बारे में लिखा था। बीएट्रिस अक्टूबर की एंट्री पढ़ती है जिसमें लिखा था बीमारी अब पूरे शरीर में फैल रही है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएंगे। इसलिए मुझे उन्हें कोमा में डालना होगा और उनकी बॉडी को ठंडी जगह में रखना होगा सड़ने से बचाने के लिए, और कुदरत की मदद से उन्हें फिर से बनाऊंगी, वापस ले आऊंगी। समझ आ ही गया था कि वो कलेक्टर है जिसका जिक्र शेलॉक ने किया था। बीएट्रिस बताती है कि शेलॉक ने मेंशन किया था स्नोडोनिया हॉकवीड सिर्फ नॉर्थ वेल्स के पहाड़ों पे उगता है, तो लियो कहता है वहाँ पर तो बॉटनिकल गार्डन है। स्पाइक्स पूछता है कि वॉटसन ने शेलॉक से झूठ क्यों कहा कि स्नोडोनिया हॉकवीड यूज़ नहीं किया गया था जबकि वो किया गया था। सीन अब शिफ्ट होता है शेलॉक और जेसी पर। जेसी शेलॉक से उसके मॉम के सपनों के बारे में पूछती है और पूछती है कैसे उन्होंने दरवाजे को ढूंढा। शेलॉक जेसी से उसके सपनों के बारे में पूछता है। जेसी बताती है कि मैं एक ज़मीन के नीचे एक सुरंग में हूँ और वहाँ एक गुफा जैसी कोई चीज़ है और वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी है। शेलॉक कहता है शायद कोई कब्र का ठिकाना होगा। जेसी बताती है वहाँ कुछ काली चीज़ें भी है। शेलॉक पूछता है कैसी काली चीज़ें। जेसी बताती है कि वो काले कपड़े पहनते हैं और मास्क लगाते हैं लंबी नाक वाला, और उनकी आंखें खोखली है। शेलॉक कहता है तुम शायद प्लेग डॉक्टर का जिक्र कर रही हो, वो ब्लैक डेथ के समय ऐसे मास्क पहनते थे। शेलॉक एक बुक में प्लेग डॉक्टर का फोटो दिखाता है जिसे देखकर जेसी कंफर्म करती है। शेलॉक बताता है कि दोनों दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली या कमज़ोर वहीं होती है जहाँ पर बहुत सारी मौत हुई हो, तो शायद तुम किसी महामारी कब्र को देख रही हो। सीन अब बीएट्रिस, लियो, बिली और स्पाइक्स पर आता है जो एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक घर बना हुआ था जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था हेड बॉटनिस्ट नर्सरी। सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एडिथ अपने हस्बैंड की बॉडी पर काम कर रही थी और वो ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी थी। एडिथ इनके अंदर आने की आवाज़ सुन लेती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। एडिथ अपना काम करते हुए कहती है कि जब प्रोमीथियस ने मिट्टी से इंसानों को बनाकर उन्हें आग दी तो जियोस ने उन्हें एक पत्थर से बांधकर पनिश किया और एक चील उनके गुर्दे अनंत काल तक खाती रही। वो पूछती है तुम लोग मुझे क्या सज़ा देने वाले हो। बीएट्रिस कहती है सब खत्म हो गया है। एडिथ कहती है हाँ सब खत्म हो गया है, पर वजह वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। मेरा काम खत्म हुआ है और ये तैयार है। वो बताती है कि ये सेरम इन्हें कोमा से बाहर ले आएगा। बीएट्रिस कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों के अंग चुराओगी और तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस पर एडिथ कहती है कि मैंने उनसे डोनेशन लिया है और किसी की भी जान नहीं ली। लियोपोल्ड समझाता है कि प्रोमीथियस की कहानी एक चेतावनी थी कि जो कुदरत के नियमों को बदलने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा और जो तुम कर रही हो वो गलत है। एडिथ कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे हस्बैंड एक सर्जन थे, एक अच्छे इंसान थे, फिर भी उन्हें बीमारी हुई। दुनिया में मर्डरर्स, रेपिस्ट ये सब जिंदा घूम रहे हैं और ये यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं। इतना कहकर वो सीरम को अपने हस्बैंड की बॉडी में इंजेक्ट करती है। उसके हस्बैंड में जान आती है। वो उठने की कोशिश करता है और फिर से मर जाता है। एडिथ रोने लगती है। बीएट्रिस कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सीन कट होकर जेसी और शेलॉक पर आता है। शेलॉक सोया हुआ था तो जेसी कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर शेलॉक कहता है कि लंदन में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा महामारी कब्रें हैं, तो तुम हर जगह जाकर देखकर वहाँ पर जाकर महसूस करो कि क्या वो वही जगह है या नहीं। जैसी कहती है मेरे सपनों में गोल चक्र भी आते हैं। शेलॉक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। जैसी अब मायूस होकर रोने लगती है। शेलॉक उसके पास आता है, उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम जब सपने देखती थी तो वो बहुत कांपती थी डर से। शेलॉक को याद आता है कि लंदन की लाइब्रेरी के नीचे एक महामारी कब्र है और उस लाइब्रेरी के रीडिंग रूम को सर्कल रूम बुलाया जाता है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा था, पर शायद कुछ वहाँ पर मिल जाए। सीन कट होकर एडिथ पर फोकस करता है जो कहती है कि शायद बीमारी उसके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुँच गई होगी और मुझे इन ऑर्गन्स को भी ले लेना चाहिए था।
बीएट्रिस पूछती है, तुम जॉन वॉटसन के बारे में क्या जानती हो? वो कहती है कि 15 साल पहले एक दरवाज़ा खुला था और हम जानते हैं उसका तुम दोनों से कुछ लेना देना है। तुम जो भी जानती हो वो बता दो। एडिथ कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? जैसी कहती है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। स्पाइक्स बीएट्रिस से कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो ये लोगों को अंग चुराती रहेगी। इस पर बीएट्रिस कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ जॉन वॉटसन के बारे में जानना है। एडिथ कहती है, तुम भी उससे उतना ही नफरत करती हो जितना कि मैं करती हूँ और मुझे लग रहा था कि तुम उसे यहाँ पर बचाने आए हो। बिली पूछता है, इसका क्या मतलब है? तभी अंदर के कमरे से कुछ आवाज़ आती है हिलने की। सभी उस तरफ जाते हैं और देखते हैं तो वॉटसन वहाँ चेयर से बंधा हुआ था। शेलोक और जेसी लाइब्रेरी में आते हैं और शेलोक के कंपास को लेकर कुछ कर रहा था। जेसी पूछती है, यह कंपास क्या करेगा? जिस पर शेलोक कहता है कि यह दरवाज़ा धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करता है, मतलब उसके करीब आने पर कंपास नाचने लगता है। दोनों अब सर्कल रूम में पहुंचते हैं। शेलोक जेसी से पूछता है अगर उसे कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। जेसी कहती है, दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। शेलोक कोशिश करने को कहता है पर जेसी मना करती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है एडिथ पर, वॉटसन, बीएट्रिस और दोस्तों पर। बीएट्रिस एडिथ से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वॉटसन के बारे में बताओगी। एडिथ अब बताना शुरू करती है, जब सैमी यानी उसका हस्बैंड पहली बार बीमार पड़ा, मुझे लगा मैं उसके इलाज कर सकती हूँ। मैंने सारी कोशिश की पर कोई असर नहीं हुआ। साइंस से हार कर मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। सीन अब सालों पहले शेरलॉक और वॉटसन के करेक्टर केस के पहले के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर शेरलॉक और वॉटसन के घर पर लोगों की एक गैदरिंग थी। यहाँ शेरलॉक बता रहा था कि कोई व्यक्ति जो मरे हुए लोगों से संपर्क कर पाएगा, उसका नाम गैलीलियो, न्यूटन और आर्किमिडीज से भी ज़्यादा लिया जाएगा और ऐसा हो सकता है और हम इसे करेंगे। बातों बातों में शेरलॉक वॉटसन का मजाक उड़ाता है सबके सामने। वॉटसन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वॉटसन को बताती है कि बाहर कोई मिस्टर होम्स से मिलने के लिए आया है। बाहर एडिथ आई हुई थी। वो वॉटसन से कहती है कि वो शेरलॉक से मिलना चाहती है और उसे गोल्डन डॉन द्वारा भेजा गया है। वॉटसन उसे जाने को कहता है तो वो कहती है कि उसने दूसरी दुनिया से संपर्क करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वॉटसन पूछता है कैसे? इस पर एडिथ कहती है, मेरे हाथ में एक चीज़ लगी है, एक अवशेष। अगले दिन वॉटसन एडिथ के घर जाता है और वो उसे एक रेलिक दिखाती है जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। वॉटसन कहता है वो उसे ले जाकर जांच करेगा कि ये असली है या नहीं। दोनों बातें कर रहे थे तभी एडिथ के हस्बैंड सैमी को किसी तरह का दौरा आने लगता है। एडिथ उसे शांत करती है। वॉटसन रेलिक को लेकर जा रहा था तो एडिथ उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे ठीक से जानती नहीं तो ले जाने नहीं दे सकती। वॉटसन कहता है, आपने मुझे यहाँ पर मेरे अनुभव की वजह से बुलाया है और मैं आपके पति की जान बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ले जाऊँ। एडिथ पूछती है कि इसमें कितना समय लगेगा, जिस पर वॉटसन कहता है कि जल्द ही। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एडिथ वॉटसन से कहती है, वो जल्दी कभी आया ही नहीं। तुम एक औरत के अपने पति को बचाने की उम्मीद को चुरा कर भाग गए थे। मैं इंतज़ार करती ही रही पर तुम्हारा प्लान तो कुछ और ही था। सीन वापस पास्ट में जाता है जहां वॉटसन उस रेलिक को लेकर उस जगह पर था जहां हमें पिछले एपिसोड में दरवाज़ा दिखाया गया था। वो रेलिक लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। उसकी नज़रों के सामने वो दरवाज़ा खुलता है। प्रेजेंट में एडिथ बताती है कि काफ़ी हफ्ते गुजर गए और सैमी मरने की कगार पर था तो मैंने तंत्र मंत्र से आत्माओं से मदद मांगी। हालांकि कुछ बदल गया था। मैं पेड़ पौधों के गहराई को समझने लगी थी और मैंने जाना कि जड़ी बूटियों को मिलाकर कोई भी चमत्कार किया जा सकता है। एडिथ ने जड़ी बूटियों के मिक्सचर बनाकर सैमी को कोमा में डाल दिया था, फिर से उसे जिंदा करने के लिए। कुछ महीनों बाद जब कलेक्टर केस शेरलॉक को सौंपा गया तब वॉटसन एडिथ तक पहुंच जाता है स्नोडोनिया हॉकवुड की वजह से। वो बताता है कि शेरलॉक को स्नोडोनिया हॉकवुड मिला था तुम्हारे एक मिश्रण में और मैं समझ गया था कि ये तुम ही हो। वो पूछता है तुम्हारा पति कहाँ है? एडिथ कहती है वो सुरक्षित है और मैं उसे फिर से बनाने वाली हूँ। एडिथ वॉटसन को कहती है कि तुम चुपचाप शेरलॉक के पास जाकर कहोगे कि वो गलत है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने क्या किया है। शक्तियाँ मिलते वक्त मैंने देखा था कि तुमने क्या किया। तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं उसे बता दूंगी कि तुमने मरे हुए लोगों से बात की और ब्रह्मांड में एक छेद बना दिया है। अब प्रेजेंट में बीएट्रिस कहती है तुमने ही सब कुछ किया,
तुमने ही दरवाज़ा खोला, तुम्हारी ही वजह से मेरी मॉम की जान गई और तुम पूरे समय तक नाटक करते रहे जैसे तुम दरवाजे को ढूंढ रहे हो। वॉटसन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि इस बार दरवाज़ा जो खुला है वो मेरी वजह से नहीं खुला है। पहली बार दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने उस यंत्र को थेम्स नदी में फेंक दिया था। सब लोग अब वॉटसन को वही बंदा छोड़कर जा रहे थे कि एडिथ कहती है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। उसके हाथ में एक सॉल्यूशन था और वो कहती है कि कोई हिला तो इसे गिरा दूंगी और सब मर जाएंगे। सीन अब आता है फिर शेरलॉक और जेसी पर। दोनों अब शेरलॉक के घर के बाहर थे और जेसी शेरलॉक से मदद करने को कहती है पर वो मना करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लंदन की सड़कों पर लोग पागल से हो रहे थे, मॉन्स्टर्स बन रहे थे। सीन वापस कट होकर बिएट्रिस और दोस्तों पर आता है जहाँ बिएट्रिस कहती है तुम ये क्या कर रही हो, हमारी डील हुई थी। एडिथ कहती है मुझे पता है तुम मुझे कभी जाने देने वाली नहीं थी। एडिथ वॉटसन से कहती है कि मैंने तुम्हें अब तक ज़िंदा इसीलिए रखा था क्योंकि शायद मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत पड़े सैमी के लिए और उसके लिए तुम्हें मरना ही पड़ता। लियोपोल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पति अब मर चुके हैं, इस सब का क्या मतलब है। वॉटसन कहता है तुमने और मैंने दोनों ने भगवान बनने की कोशिश की और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। एडिथ कहती है मैं भगवान ही हूँ और कभी कभी भगवान को कुछ अच्छा करने के लिए कुछ लोगों की जान भी लेनी पड़ती है। वो बोतल को नीचे फेंकने वाली थी कि टेबल पर पड़े सैमी की लाश जिंदा हो उठती है। एडिथ उसके पास जाती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मैंने तुम्हें फिर से ज़िंदा किया ताकि हम एक हो सके। वॉटसन एडिथ को उससे दूर रहने को कहता है पर वो ध्यान नहीं देती। सैमी एडिथ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एडिथ कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सैमी कहता है तुमने 15 साल तक मुझे यहाँ फंसाए रखा, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। वो अपने शरीर की ओर देखता है और कहता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या हाल कर दिया है, तुमने मेरी मौत को मुझसे छीन लिया। यह कहकर वो एडिथ का गला पकड़ता है और उसे चोक करता है। वॉटसन बिएट्रिस को उसे छुड़ाने को कहता है। सभी वॉटसन की रस्सियों को खोलते हैं और दूसरी तरफ सैमी एडिथ को मार देता है। सभी भागने लगते हैं, हालांकि बिएट्रिस रुककर देख रही थी। सैमी उसकी तरफ देखता है और उसे जाने को कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। सैमी एडिथ द्वारा बनाए गए उस सॉल्यूशन को पीकर अपनी जान ले लेता है। सीन अब जैसी पर आता है जो सपने में लेनन मैन के पास थी। वो आदमी बताता है वो जल्द ही लंदन पहुंच जाएगा। जैसी बताती है कि शेरलॉक को मेरी मॉम और वॉटसन के साथ काम करना पसंद था, उन लोगों के बीच में एक कनेक्शन था, पर मुझे मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं लगता। वो मुझे सपनों की गहराई में जाने को फोर्स करते हैं जबकि मैं नहीं करना चाहती। वो आदमी जैसी को कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझ नहीं पा रहे, हम जैसे लोग के साथ ऐसा ही होता है, तुम उनसे बेहतर हो, काफ़ी स्पेशल हो। सभी दोस्त सब घर पर थे और बिएट्रिस कहती है वॉटसन हमारे हाथ से निकल गया और वो हमें बता सकता था कि दरवाज़ा कहाँ पर है। दरवाज़ा बड़ा हो रहा है और शहर की हालत ख़राब हो रही है। बिएट्रिस जैसे को ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में आती है तो वहाँ एक अनजान आदमी को देखती है। वो एक लकड़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है तो वो आदमी कहता है तुम शायद भूल गई हो पर हम पहले मिल चुके हैं। यह आदमी लियोपोल्ड का नौकर था। वो कहता है तुम्हारी मकान मालिक ने मुझे अंदर आने दिया। बिएट्रिस उससे जाने को कहती है तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। सीन अब कट होकर बिली और स्पाइक्स पर आता है जो बाहर बैठे थे। बिली स्पाइक से पिछली बार के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। बिली कुछ देखता है और उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर विक आता है। बिली उसे अवॉइड करने के लिए जाने लगता है तो वो उसका पीछा करता है। वो कहता है तुमने मेरा नाम खराब किया और इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर मुझसे कुछ दिक्कत थी तो मर्द की तरह मेरा सामना करो। बिली उससे लड़ने को मना करता है पर विक उस पर छड़ी से हमला करता है और उसे गिरा देता है। वो उसे उकसाता है लड़ने को। आखिर गुस्से में बिली उसे मारता है और बेहोश कर देता है। वहाँ मौजूद कुछ लोग इसे देखते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। सीन कट होकर वापस बिएट्रिस पर आता है जो लियोपोल्ड की चीज़ों को देख रही थी। लियोपोल्ड वहाँ पर आता है और बिएट्रिस कहती है कि तुम अपनी सच्चाई बताओ। बिएट्रिस कहती है तुमने बार बार झूठ बोलकर हम सबकी ज़िंदगी को खतरे में डाला है। क्या तुम इसलिए झूठ बोलते थे कि गरीब होने का नाटक कर रहे हो? लियोपोल्ड कहता है मैंने इसलिए झूठ बोला ताकि तुम लोगों का दोस्त बन सकूं। मेरा कोई दोस्त नहीं था और ऐसा अपनापन नहीं मिला जैसा तुम लोगों से मुझे मिला है। बिएट्रिस उसे वहाँ से चली जाने को कहती है और वो खुद भी वहाँ से चली जाती है। जैसी घर पे आती है और बिएट्रिस पूछती है उसका दिन कैसा रहा शेरलॉक के साथ। जैसी बताती है
उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो मुझे सपनों की गहराइयों में जाने को फोर्स कर रहा था और वो मुझे डरपोक भी कह रहा था। बीएट्रिस कहती है, तुम्हें सपनों की गहराइयों में जाना चाहिए। तुम कब तक ऐसे डरती रहोगी? जैसे इस बात से नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि बीएट्रिस उसे समझती है। वो कहती है, वो आदमी सही कहता था, तुम कोई मुझे नहीं समझते। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीन अब शेरलॉक को दिखाता है जो ड्रग्स लेने की तैयारी में था। वो उसे बर्नर पर स्पून में रखता है पर फिर गिल्ट में उसे नीचे रख देता है। लियोपोल्ड वापस महल में आ जाता है हारा हुआ सा। दूसरी तरफ बीएट्रिस दुखी अपने घर में बैठी हुई थी। स्पाइक्स अकेला एक अलग कमरे में बैठा था। बिली अब जेल में था और जैसी सड़क पर मायूस चल रही थी। जैसी चलते हुए डॉक पर पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है कि लाशें पड़ी हुई है लोगों की। शिप गिरा हुआ है और पूरी जगह की हालत काफ़ी बुरी थी। वो सफ़ेद कपड़े वाले आदमी जैसी को आवाज़ लगाता है। जैसी दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाती है। जैसी पूछती है, यहाँ पर क्या हुआ है? क्या ये सब लोग मर गए हैं? वो आदमी पूछता है कि दरवाज़ा कहाँ है? तो जैसी कहती है, शायद किसी पुरानी महामारी कब्र के पास। जैसी कहती है, मैं सपनों में नहीं देख पाई। वो कहता है, तुम उन शैतान के अंदर झांक कर पता लगा सकती थी। उन्हें पता था कि दरवाज़ा कहाँ पर है। तुम काफ़ी कमज़ोर हो, मुझे अब दरवाज़ा ढूंढना होगा। जैसी कहती है, आप यहाँ हुए तो हम मिलकर उस दरवाज़े को ढूंढ सकते हैं। वो आदमी कहता है, मैं उस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहता। जैसी इस बात से काफ़ी शॉक्ड थी। वो आदमी जैसी के हाथ पर बने हुए टैटू को मिटा देता है। जैसी पूछती है कि कौन हो तुम और तुम क्या करना चाहते हो? वो आदमी जैसी के सर पर उंगली रखकर उसे सपनों में भेज देता है। जैसी फिर से गुफाओं में थी सायों के बीच में, जहाँ से वो जैसी गुफाओं में थी उन सायों के बीच में फिर से, जिससे उसे बहुत डर लगता था। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड काफ़ी लंबा था पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें काफ़ी कुछ रिवील हुआ है और एक अच्छी एंडिंग देखने को मिलती है जो आपको आगे के एपिसोड्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड रखेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था और इसके आगे का एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो उसे बिना चूके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी फिर नए वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।